ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के एक रिपोर्ट के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हर साल करीब 30,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग हो जाते हैं और उनमें से 90% लोग तो ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी के 10% लोग कहीं नहीं मिलते। फिर मूवी शुरू होती है 90s के दशक से और यहाँ पर हम देखते हैं वैन को, जो कि अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए एक पुरानी वैन को खरीद रहा होता है और उसके साथ दो ब्रिटिश लड़कियां भी होती हैं जो कि उसकी दोस्ती होती हैं और वो भी उसके साथ ही जाती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोग अपनी जर्नी के लिए निकल चुके होते हैं और अंधेरा होने से पहले वॉल्फ क्रीक पहुंच जाते हैं और अंधेरा होने की वजह से वो अपनी रात वहीं पर बिताते हैं। सुबह होने के बाद ये लोग वॉल्फ क्रीक को गुड बाय कहकर वहां से निकल जाते हैं। अब काफी समय तक गाड़ी ड्राइव करने के बाद ये लोग एमो क्रीक तक पहुंचते हैं और वहां पर एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं और वहां पर दोनों लड़कियां फ्रेश होने चली जाती हैं और बैन अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब जब ये दोनों लड़कियां अंदर फ्रेश होने के बाद खाने के लिए जाते हैं तो वहां पर बैठे कुछ लोग इन दोनों को घूरने लगते हैं। उसके बाद वहां पर वैन पहुंच जाता है और वो लोग वैन को अपने पास ही बुला लेते हैं और उसकी दोस्तों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और ये सब देखकर वैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वहां पर वैन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है क्योंकि उसको कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए था अपनी ट्रिप के ऊपर। और फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब काफी देर ड्राइव करने के बाद ये लोग वॉल्फ क्रीक नेशनल पार्क पर पहुंच जाते हैं। फिर ये लोग वहां पर थोड़ा सा रुकते हैं और एंजॉय भी करते हैं, लेकिन जब ये लोग वहां से निकलने के लिए होते हैं तो ये लोग अपनी घड़ियां चेक करते हैं। इनकी घड़ियां अचानक से बंद हो जाती हैं, लेकिन ये लोग इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी कार को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अचानक से इनकी कार भी स्टार्ट नहीं हो रही होती है और सूरज भी जल्द ही ढलने वाला था। उसके बाद वैन गाड़ी से नीचे उतर के गाड़ी को चेक करता है कि आखिरकार गाड़ी में क्या खराबी है, लेकिन वो कोई भी खराबी नहीं ढूंढ पाता है और गाड़ी को भी ठीक नहीं कर पाता है। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज की रात ये लोग गाड़ी में यहीं पर काटेंगे और ये लोग वहीं पर रुक जाते हैं। अब कुछ समय बाद घनी रात हो जाती है और ये लोग अंधेरे में ही बातें करने लगते हैं। तभी इनकी गाड़ी पर एक बहुत दूर से लाइट पड़ती है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार वो लाइट किस चीज की है। ये देखते हैं कि वो लाइट धीमे धीमे हमारे करीब ही आ रही है। ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन पास में आते ही ये लोग देखते हैं कि वो लाइट एक ट्रक की होती है। उस ट्रक में से एक आदमी बाहर आता है जिसका नाम मिक होता है और वो आदमी उनकी मदद करने के लिए ही ट्रक से बाहर आया हुआ होता है। मिक उनकी कार को चेक करने लगता है और उनकी कार को चेक करके उनको बताता है कि वो उनकी कार को ठीक कर सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो अपने टूल्स अपने कैंप में ही भूल आया है और अगर उन्हें अपनी कार को ठीक करवाना है तो फिर उन्हें मिक के साथ उसके कैंप तक चलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मिक उनसे कोई किराया नहीं लेगा और ये लोग उन सबके लिए मान जाते हैं क्योंकि इनको अपनी कार को ठीक करवाना था और ये लोग निकल जाते हैं मिक के साथ उसके कैंप तक। अब मिक अपने ट्रक के साथ इनकी कार को बांध देता है और ये लोग उसके साथ निकल जाते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा होता है। अब ये सब देखने के बाद इन्हें थोड़ी सी घबराहट भी होने लगती है, लेकिन कई घंटों के सफर के बाद ये लोग मिक के कैंप तक पहुंच जाते हैं जो कि एक पुरानी माइनिंग साइट पर था। एंड इसके बाद ये लोग वहां पर बैठकर आपस में बातें करने लगते हैं और मिक इन सभी को पीने के लिए पानी देता है। एंड इसके बाद मिक इन्हें अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। मिक इनसे कहता है कि वो एक हेड शूटर था और वो कई सारे जानवरों को मारता था। मिक अपनी बातों को बहुत ज्यादा फनी वे में बता रहा होता है, लेकिन जब वैन उससे मजाक करता है तो मिक को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मिक उसको घूरने लगता है। उसके बाद वैन उससे पूछता है कि अभी तुम क्या करते हो, तो मिक उससे कहता है कि अभी मैं यहीं पे आसपास घूम रहे जानवरों को मारता हूं जैसे कि टूरिस्ट। एंड ये सब बोलने के बाद वो हंसने लगता है जिससे कि इन सबको लगता है कि वो सच में मजाक कर रहा होता है। इसके बाद मिक वहां से उठकर चला जाता है और इनकी कार को ठीक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन और उसके दोनों फ्रेंड वो तीनों लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि मिक ने उन सबके पानी में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उसके बाद अगली सुबह लिच की आंख खुलती है और हम उसको देखते हैं कि वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है और फिर वो बाहर देखती है तो बाहर भी कोई नहीं था और उन सबका सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। फिर लिच दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाती है और लिच पूरा दिन उसी दरवाजे में फंसी रहती है और फिर रात हो जाती है। और उसके बाद लिच को एक कांच का टुकड़ा नजर आता है और उस कांच के टुकड़े को यूज करके वो अपनी रस्सी को काट लेती है और वहां से कैसे भी करके बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद लिच देखती है कि उसकी कार के मिक ने टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं एंड इसके बाद उसे कुछ कपड़े भी दिखती हैं जिन कपड़ों पर खून लगा होता है और ये सब देखने के बाद लिच समझ जाती है कि मिच का प्लान कुछ और ही है। एंड इसके बाद वो वहां से भागने की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी दोस्त की आवाज सुनाई देती है और वो रुक जाती है। जब वो उस आवाज के नजदीक जाती है तो वो देखती है कि मिक क्रिस्टी को टॉर्चर कर रहा होता है और वो अपने जाने का प्लान कैंसिल कर देती है और क्रिस्टी को छुड़ाने
का एक नया प्लान बनाती है। वो पेट्रोल छिड़ककर अपनी गाड़ी में आग लगा देता है और नजदीक रखे सिलेंडर को उसी आग में फेंक देता है, जिससे कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और मिक ये सब देखने के लिए बाहर आता है कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। मिक यहाँ पर लगी आग को बुझाने लगता है एंड इसके बाद लिच क्रिस्टी को बचाने के लिए सेट के अंदर जाती है। सेट के अंदर जाते ही वो क्रिस्टी के पास पहुंचती है और वहां पहुंचकर वो देखती है कि क्रिस्टी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर होती है और वहां पर क्रिस्टी जैसी और भी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें मिक टॉर्चर करके मार चुका था। अब लिच क्रिस्टी से बैन के बारे में पूछती है, लेकिन तभी वहां पर मैक आ जाता है, जिससे बचने के लिए लिच वहीं पर छिप जाती है। मिक फिर से क्रिस्टी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है एंड इसके बाद लिच एक बंदूक उठाकर उसकी तरफ तान देती है, जिसे देखकर मिच क्रिस्टी को छोड़ देता है और लिच की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी लिच उसको शूट कर देती है, लेकिन गोली उसके गले में लगकर निकल जाती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर लिव क्रिस्टी को लेकर बाहर आती है और उसे कार में बैठाती है, लेकिन वो कार की चाबी अंदर ही भूल जाती है। वो अंदर जाती है और कार की चाबी उस किलर के जेब में से निकाल कर लाती है और वो लोग कार को जैसे ही स्टार्ट करते हैं वैसे ही वहां पर मिक अपनी राइफल लेके आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर ये लोग गोली से बचने के लिए नीचे झुक जाते हैं एंड इसके बाद ये लोग कार को स्टार्ट करके मिक के ऊपर ही चढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन मिक की किस्मत अच्छी होती है और मिक के ऊपर कार नहीं चढ़ती है। लिच वहां से भागने के लिए उसकी कार को पीछे करती है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। मिक भी अपना ट्रक लेके इनके पीछे लग जाता है। अब लिच अपनी जान को बचाने के लिए अपनी कार को बहुत ज्यादा स्पीड में भगाती है, लेकिन आगे उसको एक खाई दिखती है। ये देखकर वो ब्रेक लगा देती है एंड इसके बाद वो लोग वहां खड़े होकर सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद ये लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने कार की चाबी निकाल लेते हैं और उस कार को धक्का देकर उसी खाई में गिरा देते हैं और ये लोग छिप जाते हैं। तभी मिक वहां पर अपनी कार से आता है और खाई में गिरी हुई कार को देखता है। मिक गाड़ी से उतरता है गाड़ी को चेक करने के लिए और वो नीचे जाता है। उसके बाद ये लोग नीचे से आते हैं और मिक की कार में बैठने का ट्राई करते हैं और यही था इनका प्लान, लेकिन ये लोग देखते हैं कि मिक की कार में चाबी ही नहीं लगी है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिच के पास एक पूरा चाबियों का गुच्छा होता है जो कि वो माइनिंग साइट से ही लाई होती है। लिच सोचती है कि उसके पास कई और भी कारें हो सकती हैं एंड इसके बाद ये दोनों लोग उसी के अड्डे पर दोबारा जाते हैं उसकी कार को चुराने के लिए। अब वहां पहुंचने के बाद लिच क्रिस्टी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है और कहती है कि अगर मैं 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो तुम यहां से चली जाना। उसके बाद लिच कार लेने के लिए सेट में जाती है और उसे वहां पर कई न्यूज़पेपर के कट दिखाई देते हैं, जहां उसे एक रिवॉल्वर भी दिखाई देती है और जिस रिवॉल्वर को वो सेफ्टी के लिए अपने पास ही रख लेती है। फिर जब वो एक दूसरे साइट में जाती है तो उसे वहां पर बहुत सी लड़कियों की लाशें भी मिलती हैं। फिर वो चिल्लाते हुए वहां से तीसरे सेट में चली जाती है और फिर उसे वहां पर कारें भी मिलती हैं और साथ ही साथ में बहुत सारे लोगों की फोटोज, पासपोर्ट्स और बहुत सारा पेपर वर्क भी मिलता है, जिससे कि वो समझ जाती है कि ये पहले प्लानिंग करता है एंड इसके बाद हम सबको पकड़ता है। उसे वहां पर कई सारे कैमरे भी मिलते हैं। उसके बाद उसे वैन का कैमरा भी मिलता है, जिस कैमरे को चेक करने के बाद उसे एक फुटेज में मैक की कार खड़ी दिखाई देती है, जिससे कि उसे पता लग जाता है कि मैक हम लोगों का पीछा कई दिनों से कर रहा है। इसके बाद लिच एक कार में बैठ जाती है एंड कार में बैठने के बाद वो एक के बाद एक चाबियों को ट्राई करने लगती है एंड कई चाबियों को ट्राई करने के बाद एक चाबी उस कार में लग जाती है और कार स्टार्ट हो जाती है। कार को स्टार्ट होने के बाद हम देखते हैं कि मिक भी कार में बैठा हुआ था और वो पीछे से लिच के पेट में चाकू घुसा देता है और लिच कार से नीचे गिर जाती है एंड इसके बाद मिक भी कार से बाहर आ जाता है और उसकी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत बुरी तरह से काट डालता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिच स्पाइनल कॉर्ड की वजह से पैरालाइज हो गई है, मतलब अब वो अपने हाथ पैर नहीं हिला सकती। अब लिच को अंदर गए 5 मिनट से ज्यादा हो चुके होते हैं एंड इसके बाद क्रिस्टी वहां से भागने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि लिच अब नहीं बचेगी और अब क्रिस्टी भागते भागते सड़क पर पहुंच जाती है और सुबह भी हो जाती है, लेकिन उसे कई देर इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई कार नहीं मिलती है। लेकिन क्रिस्टी फिर भी सड़क पर काफी देर तक दौड़ती रहती है, लेकिन फिर भी उसे कोई कार नहीं मिलती है एंड इसके बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है क्योंकि उसने कई घंटों से कुछ भी खाया भी नहीं होता है। क्रिस्टी उसी रोड पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद उसे उसी रोड पर एक कार आती दिखाई देती है। वो हेल्प मांगने के लिए कार को रोकती है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी होता है। वो बूढ़ा आदमी कार से नीचे उतरता है और क्रिस्टी को अपनी कार में बैठा लेता है एंड इसके बाद वो बूढ़ा आदमी अपनी कार की डिग्गी खोल के उसमें से कोल्ड वाटर और ब्लैंकेट निकालने लगता है कि तभी वहां पर मैक आ जाता है और उसको पीछे से शूट कर देता है। क्रिस्टी कार से बाहर निकलती है, लेकिन तब तक वो बूढ़ा आदमी मर चुका होता है और ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागने के लिए कार के अंदर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार की चाबी कार में नहीं होती है क्योंकि कार की चाबी तो डिग्गी में लगी हुई थी। फिर कार को स्टार्ट करने के लिए क्रिस्टी बाहर आती है और चाबी कार में लगाती है, जिसके बाद वो कार को स्टार्ट करके कार को वहां से भगाने लगती है, लेकिन
मैक भी उसका पीछा करता है और मैक उसकी कार को अपने कार के बराबर ले आता है। उसके बाद क्रिस्टी मिक की कार को टक्कर मार देती है, जिससे मिक की कार रोड से नीचे उतर जाती है और ये देखकर क्रिस्टी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद क्रिस्टी हंसने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो सेफ है। लेकिन तभी मैक अपने स्नाइपर गन से क्रिस्टी की कार में पीछे वाले टायर को शूट कर देता है, जिससे क्रिस्टी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मिक क्रिस्टी के कार के बाहर आता है और क्रिस्टी भी अपने कार से बाहर आती है, लेकिन क्रिस्टी जैसे ही अपने कार से बाहर आती है वैसे ही मिक अपनी स्नाइपर गन से क्रिस्टी को शूट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिक क्रिस्टी को उसके कार में ही अंदर रख देता है एंड इसके बाद उसमें एक और बॉडी होती है जो कि उसी बूढ़े इंसान की होती है और उन दोनों बॉडीज को उसी कार में रख के उस कार में आग लगा देता है। एंड इसके बाद हम वैन को देखते हैं जो कि एक नुकीले वायर से बंधा हुआ होता है। यहाँ पर हम और भी दूसरे डेड बॉडीज को देख पाते हैं और यहाँ पर एक शिकारी कुत्ता भी होता है। वैन बहुत कोशिश करने के बाद वहां से अपने आप को आजाद करके निकल जाता है। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और वहां पर रात हो जाती है और डिहाइड्रेटेड होने के कारण, मतलब पानी की कमी होने के कारण, वो वहां पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होने पर एक टूरिस्ट कपल वहां से गुजर रहे होते हैं जिनकी नजर वैन पर पड़ती है, जो वैन को उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वहां पर आती है और वैन को एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि क्रिस्टी को और लीफ को कहीं भी नहीं खोजा जा सका, मतलब उन्हें बहुत खोजा गया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिली। वैन को 4 महीने पुलिस की कस्टडी में रखा गया था पूछताछ करने के लिए, लेकिन उससे कोई भी खास चीज हासिल नहीं हुई क्योंकि वैन ही एक ऐसा था जो कि वहां पर बचा था, जिसके पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह था, लेकिन उसके पास एक कहानी थी और उस कहानी पर जब खोज की गई तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिला और अब वैन ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है खुशी। दोस्तों, आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और मेरा आगम मिश्रा आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय।